वी कम डाउन टू द चीप एंड सब्सिडाइज्ड लोन्स का पार्ट। ये एडिशनल फैक्टर्स होते हैं एपीवी कैलकुलेशन में जो हमको कंसिडर करने के चलने पड़ते हैं। अभी इस इन फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आता है पहले वो बात कर लेते हैं। देखो कैसा होगा पता है। हमको एक चीज ना वो लोग ऐसे देंगे कि आजकल नॉर्मली बैंक लोन दे रही है 8% पे। लेकिन हमको गवर्नमेंट के थ्रू या हमको एक सब्सिडाइज्ड लोन का कहीं से तो मिल रहा है फंड करके एट द रेट ऑफ से 6% पे। अब देखो हमको नॉर्मली अगर हम बैंक से 8% पे लेने को जाते तो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता। और अभी बिकॉज हमको 6% पे मिल रहा है, अभी हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा लो है। तो क्या हो रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है यहाँ पे हमारा इनकम बन जाएगा, बराबर है। क्योंकि अभी हमको 8 के बदले 6% में मिल रहा है। तो ये जो बीच का 2% है, ये हमारा इनकम है। क्या ये हमारा इंटरेस्ट नॉट पेड ऐसा इनकम है कि इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने बेयर ही नहीं किया ऐसा। तो इसलिए मैंने इसको इस चीज को इंटरेस्ट इनकम की तरह बोला, बट दिस इज एक्चुअली इंटरेस्ट सेव्ड या इंटरेस्ट एक्सपेंस नॉट बेयर्ड। तो ये 2% एज अ एडिशन हमको वहां पे बताना पड़ेगा इन अवर फाइनेंसिंग इफेक्ट्स फॉर एपीवी कैलकुलेशन। और तो और इस 2% को अगर हमारा एक्सपेंस अब नहीं है, तो अभी हमको ये 2% का जो एक्सपेंस नहीं है, तो हमको उतने का टैक्स रिलीफ भी नहीं मिला रहेगा। तो अगर हमें उतने का टैक्स रिलीफ भी नहीं मिला है, तो हमें इस 2% का 30%, 33%, 20% जो भी टैक्स रेट है, उसका टैक्स रिलीफ लॉस्ट, टैक्स रिलीफ लॉस्ट या टैक्स शील्ड लॉस्ट ये डालना पड़ेगा और ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी हैव टू। तो यही उसी चीज के ऊपर ये पूरा अभी इन्होंने एग्जाम्पल और सम्स दिए हुए हैं। तो अभी ये एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ए कंपनी रिक्वायर्स 1 million इन डेट फाइनेंस फॉर 5 years. इट borrowed 7 million in the form of 10% bonds redeemable in 5 years and the remainder under government subsidized loan scheme at 6%. The tax rate is 30%. Assume the tax is delayed 1 year. ओके, टैक्स इज डिलेड 1 year, ठीक है ना। तो जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ना, तो हमको टैक्स का 1 साल बाद का निकालना है। अभी it has borrowed 7 million in the form of 10% bonds redeemable in 5 years, the remainder under government subsidized loan of 6%। हमको बेनिफिट कितने का हुआ, 4% का। तो एक काम करते हैं, ये सब कैलकुलेशन कर लेते हैं। नॉर्मल लोन, चीप लोन, डिफरेंस। सबसे पहले तो अमाउंट देखो, अभी यहाँ पे अमाउंट, इंटरेस्ट रेट ये नॉर्मली 10% लगता है। चीप लोन पे 6% लगता है। यहाँ पे 7 लाख। तो अभी हमको इंटरेस्ट कितना बेयर करना पड़ता, ओनली फॉर 1 year, इट इज इतना, ठीक है ना। लेकिन अभी अभी इंटरेस्ट हमको इतना बेयर करना पड़ता, लेकिन अभी बॉन्ड्स आर रिडीमेबल इन 5 years, तो 5 साल में बॉन्ड्स रिडीमेबल है। तो इंटरेस्ट उतना ही रहेगा रिडीमेबल बॉन्ड्स पे। इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये गलती अपन ने पिछले समय में भी की थी कि हमने एन्युटी फैक्टर नहीं लगाया था। तो अभी अपन एन्युटी फैक्टर ही लगाएंगे सिर्फ, ठीक है ना। बिकॉज अभी अपन एन्युटी फैक्टर लगाएंगे। देखो इंटरेस्ट जो है वो डिलेड नहीं है, इंटरेस्ट उसी साल में मिल रहा है। तो हम लोग 10% पे बराबर 5 years का लगा देंगे एन्युटी फैक्टर। 10% पे ना, 10% पे पा दो 3.79, 3.791। सेम चीज यहाँ पे
ठीक है, तो ये हमने लगा दिया इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स। तो अभी हमने कितना इंटरेस्ट सेव किया, हमने इतने का इंटरेस्ट सेव किया, बराबर है। वी सेव्ड इंटरेस्ट ऑफ 1,06,148। तो ये अपन अपने टेबल में लिख देंगे। लेकिन हमने कुछ तो टैक्स रिलीफ लॉस्ट भी हुआ है, क्योंकि हमें अभी इतने का टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा, राइट। सो अभी वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो हम कर लेते हैं। 30%, ये हो गया। तो हमें नेट इफेक्ट हमारा कितना आता है? 74,304। ये हमारा पॉजिटिव में है, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल में जाना चाहिए। नाउ लेट्स सी हियर, ये देखो इन्होंने देखो कैसे किया हुआ है। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये मैंने सॉरी सॉरी, ये मैंने फिर से, मैंने ये बोल के गलती कर दी यार। ये देखो अभी व्हाट आई वाज सेइंग इज, हमारा जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट, वो हमारा 1 साल अरियर्स में, यानी कि डिलेड है। तो अगर हमारा 1 साल डिलेड है हमारा टैक्स, तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, 6 माइनस ये करेंगे 1, राइट। 6 - 1 करेंगे कि 1 साल बाद हमको टैक्स भरना है। सो व्हाट वी विल डू इज, कहाँ गया वो, हाँ, टैक्स। अभी इंटरेस्ट कितना था, इतना था इंटरेस्ट। तो उसके ऊपर टैक्स 1 साल के लिए कितना आता है? 21,000 इतने का आता है। लेकिन अभी हमको ये बेसिकली हमारा टैक्स आता है। लेकिन अभी हमको इसके ऊपर एन्युटी अगर लगानी है, तो एन्युटी हम कैसे लगाएंगे? 6 इयर्स - 1 ईयर, बिकॉज 1 साल डिलेड है। तो 4.355 -0.909। तो 4.355 -0.909। इसको यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे तो आता है 28,009। तो इतने का हमारा टैक्स रिलीफ लॉस्ट हो गया बेसिकली, है ना। अभी एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इन्होंने देखो कैसे किया हुआ है। 3.79, 3.79 टोटल लोन। हाँ, why have they done 3 lakhs here? Wait a second. Because 7 lakh in the form of 10% bonus in the 5 years, remainder in the government. अच्छा अच्छा, इनको यहाँ पे 1 मिलियन का चाहिए था। ओ ओके ओके। सी, इनको यहाँ पे एक्चुअली रिक्वायर्ड 1 मिलियन का था, नॉट 7 मिलियन का। दे रिक्वायर्ड लोन ऑफ ओनली ऑफ एक्चुअली 10 मिलियन, जिसमें का 7 मिलियन उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड के थ्रू उनको फंड करना ही पड़ा। दैट इज देयर रिस्पेक्टिव। लेकिन बाकी का जो 3% है, ये इसके लिए इन लोगों को क्या मिला था, वो गवर्नमेंट सब्सिडरी मिल गई थी, सब्सिडाइज लोन स्कीम। तो यहाँ पे 7 लाख के बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं होगा, यहाँ पे 3 लाख के बेसिस पे कैलकुलेशन होगा। और अगर 3 लाख के बेसिस पे कैलकुलेशन होगा, तो देखो इंटरेस्ट हमारा कितना आता है? 45,392। बिकॉज सी, ये 3 लाख अगर हमें लोन नहीं मिलता तो हमें बाहर से लेना पड़ता, सब्सिडाइज लोन या चीप लोन नहीं मिलता तो हमको बाहर से लेना पड़ता। तो इसके लिए हम खाली इसका क्या कैलकुलेशन करेंगे। वो जो 7 लाख का मैंने पहले किया था, वो तो सिर्फ इसके लिए कि ये तो हमको इरिस्पेक्टिव मिलने ही वाला है। ये तो हमको बैंक से ही नॉर्मल उठाना पड़ेगा। इसको हम कहीं और से फंड कर ही नहीं सकते, ऐसा। ठीक है ना। सो दिस इज हाउ दे सी, इंटरेस्ट सेव्ड कितना आया? 45,492, एंड टैक्स रिलीफ लॉस्ट आया 12,406, 12,405.6। ठीक है ना। तो दिस इज द कैलकुलेशन, बस इतना ही है अभी। अ, आगे बढ़ सकते हैं अपन। एडिशनल फैक्टर्स, उसमें एक चीज आती है डेट कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज डेट कैपेसिटी? अगर जैसे समझो, मेरी अगर 10 लाख की कैपेसिटी है, ठीक है। और अगर मेरी 10 लाख की कैपेसिटी है, और मैं समझो सिर्फ 7 लाख या 8 लाख ही रेज किए हुए हैं, तो बाकी के 3 लाख मैंने अब तक रेज नहीं किए हुए हैं। तो वो मेरे ऊपर है कि वो अब तक मैंने रेज नहीं किए हुए हैं, है ना। सो व्हाट व्हाट दे आर सेइंग इज
देखो मैंने यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, अगर डेट कैपेसिटी 10 लाख है तो उतने का लोन है पूरा ले ले, 8 लाख की जगह विच यू हैव करेंटली रेस्ड। अब वो तो 2 लाख की मेरे को जरूरत नहीं है, ले ले, लेकिन मेरी कैपेसिटी है 2 लाख की, तो अब ये मेरे ऊपर है कि बाकी का 2 लाख अब मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। नाउ इन दिस कैलकुलेशन, इन दिस एएफएम का कैलकुलेशन, दे ऑलवेज से कि अज्यूम करो कि अगर 10 लाख का कैपेसिटी तो 8 लाख, और अगर तुमने लिया है 10 लाख का कैपेसिटी होने के बावजूद, तो भी ऊपर का 2 लाख यू हैव टेकन इट एज अ लोन। सो दैट्स व्हाई दे हैव डन द कैलकुलेशन डेट फाइनेंस benefits a project because of the associated tax shield. If a project brings about an increase in the borrowing capacity of the firm, it will increase the potential tax shield available. ये देखो, ये क्यों हमको लेना चाहिए, क्यों हमको 2 लाख का लोन ले लेना चाहिए, बिकॉज अगर हम अभी हमारी 10 लाख की कैपेसिटी है, हमने लिया अगर 8 लाख है, तो ये जो 2 लाख है ये तो वेस्ट हो गया ना, डेट कैपेसिटी। इससे अच्छा दे आर सेइंग कि ये 2 लाख की भी डेट कैपेसिटी ले लो, बिकॉज बाद में आगे चल के तुम्हें इंटरेस्ट एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये 2 लाख का इंटरेस्ट यू हैव लॉस्ट, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि ले लो लाइक बाकी का 2 लाख का लोन भी। सो इन द कैलकुलेशन ऑल्सो वी हैव टू अज्यूम, इफ दे स्पेसिफिकली से कि डेट कैपेसिटी है, डेट कैपेसिटी 10 लाख की है, 8 लाख का लोन लिया है, बट द कंपनी इज नॉट गोइंग टू क्लेम द एंटायर डेट कैपेसिटी, और द कंपनी इज नॉट गोइंग टू क्लेम टैक्स रिलीफ ऑन द एंटायर डेट कैपेसिटी, तो हमें 8 लाख के बेसिस पे ही कैलकुलेशन को आगे लेके जाना है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो हमें 10 लाख तो अज्यूम करके आगे बढ़ना है, भले ही उन्होंने 8 लाख का लोन ही क्यों ना लिया हो। ठीक है। On occasional exam trick, an occasional exam trick is to give both amount of debt actually raised and the increase in debt capacity brought about by the project. It is this theoretical debt capacity on which tax shield should be based. A project's debt capacity denotes its ability to act as security for the loan. ये भी बिल्कुल सही है कि अगर समझो मुझे बैंक जैसे समझो मेरी डेट डेट कैपेसिटी अगर 20 लाख की है, और मैं बैंक के पास 16 लाख का लोन लेने को गया, तो बैंक मुझे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगी लोन देने के लिए कि हाँ ठीक है ले लो 16 लाख का, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ कैपेसिटी और स्कोर ऑफ टेकिंग 20 lakhs का लोन, विच इज फाइन, लाइक यू कैन टेक 20 lakhs का लोन बिकॉज यू हैव दैट मच स्पेस अवेलेबल विथ यू। लेकिन अगर मेरे पास डेट कैपेसिटी 20 लाख है तो मुझे बैंक 30 लाख का लोन देने के लिए हेजिटेट करेगी कि यार तेरे पास अगर कैपेसिटी तेरी लेने की 20 लाख है, सो तू 30 लाख लेके क्या करेगा, ऐसा। सो बिकॉज उतने मेरे पास एसेट बैकिंग भी होनी चाहिए, ऐसा। A project's debt capacity denotes its ability to act as a security for the loan. It is the tax relief available on such a loan which gives debt capacity its value. अब अब ये लाइन ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी। When calculating the present value of the tax shield, tax relief on interest, it should be based on the project's theoretical debt capacity and not the actual amount of debt used. See, ये सेम चीज जो मैंने अभी बोली, बस दे हैव यूज द वर्ड थियोरटिकल डेट कैपेसिटी, मतलब थियोरटिकली डेट कैपेसिटी कितनी है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होना चाहिए, रादर देन मैंने एक्चुअली डेट कितना यूज किया है। दिस कैलकुलेशन विल ऑलवेज बी बेस्ड अपॉन डेट कैपेसिटी मेरी एक्चुअल में कितनी है, rather than मैंने एक्चुअली लोन कितना लिया है, ऐसा। इट विल ओनली डिफर बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट जो मैंने अभी बताया था कि टैक्स रिलीफ इज अवेलेबल ऑन डेट कैपेसिटी, और मैंने क्लेम ही नहीं किया उतने का वगैरह वैसा। The tax benefit from a project accrues from each pound of debt finance that it can support, even if the debt is used on some other project. We therefore use the theoretical debt capacity to match the tax benefit to the same to the specific project. For example, if a question stated the actual debt raised 8 lakhs, but you are told in the question the investment is believed to add 1 million to the company's debt capacity, the present value of tax shield is based on 1 million, the theoretical amount. 1 million theoretical amount है, rather than 8 lakh being the actual amount. उसके बेसिस पे कैलकुलेशन हुआ, ठीक है ना। Now we come down to TYU 3. I think this question sums up the entire chapter. ये वाला क्वेश्चन सारे के सारे को डाउट्स क्लियर कर देगा। So TYU 3, Blades Company. Blades Company is considering diversifying its operations
away from its main area business, which is food manufacturing, into plastics business. It wishes to evaluate an investment project which involves the purchase of a molding machine that cost $450,000. The project is expected to produce net annual generate operating cash flow of 220,000 for each of the 3 years of its life. At the end of its time, its scrap value will be zero. ठीक है. The assets of the project can support debt finance of 40% of its initial cost. Blades is considering borrowing this amount from two different sources. First, a local government organization has offered to lend 90,000 with no issue cost. Acha. At a subsidized interest rate of 3%, the full 90,000 will be repayable after 30 years. Sorry, after 3 years. My bad. Sorry. After 3 years. The rest of the debt would be provided by a bank at Blade's normal interest rate. The bank loan would be repaid in three equal. See, ये दोनों बेसिकली चीजों को कवर कर देता है, एक सब्सिडाइज बैंक लोन और दूसरा नॉर्मल लोन. ठीक है ना. द बैलेंस ऑफ द फाइनेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय प्लेसिंग ऑफ न्यू इक्विटी. ठीक है. तो बाकी का जो है वो न्यू इक्विटी मतलब 60% ऑफ द कॉस्ट न्यू इक्विटी बेयर करेगा. अभी इशू कॉस्ट विल बी 5% ऑफ फंड्स रेज्ड फॉर इक्विटी प्लेसिंग एंड 2% ऑफ बैंक लोन डेट. तो ठीक है, ये जो 2% है ये हमें सिर्फ 90,000 पे निकालना है, 180 पे नहीं. तो इसको खाली याद रख के चलेंगे. डेट इशू कॉस्ट आर अलाउेबल फॉर कॉर्पोरेशन टैक्स पर्पसेस. ठीक है. अभी plastics industry has an average equity beta of 1.368. ठीक है, तो हमें यही यूज करके चलना है. और डेट टू इक्विटी ये यूज करके चलना है फॉर केई. केई के कैलकुलेशन के लिए हमें इतना ही यूज करके चलना है. ब्लेड्स करंट इक्विटी बीटा वो सब जाने दो. एंड 20% ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेट विच इज जनरली रिगार्डेड बाय. ठीक है, रिस्क फ्री. ओके फाइन. तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखो कितने स्लाइली इन्होंने कितनी इस चीज को पुट किया. लॉन्ग टर्म कैपिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय डेट विच इज रिगार्डेड टू बी रिस्क फ्री. और फिर ये देखो, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. तो अभी हमको पता चला कि हमारा केडी 10% है. तो अभी हमको इसको यूज करके चलना है पर ईयर. एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द एवरेज मार्केट पोर्टफोलियो 15%. ये ठीक है. कॉर्पोरेशन टैक्स 30% पेएबल इन द सेम ईयर. The machine will attract 70% initial tax allowable depreciation allowance and the balance to be written off evenly over the remainder of the asset life and is allowable against tax. The firm is certain that it will earn sufficient profits against which it will offset its allowance. तो मैं ना अभी देखो, मुझे सर ने ना मेरे जो ट्यूटर है उन्होंने मेरे को बताया था कि मैं जो टैक्स अलाउेबल डेट ऐसा ऊपर नीचे लिखता हूँ ना, तो वो चलेगा, आंसर बराबर आएगा. लेकिन इट वोंट क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन बिकॉज ये एफएम का पेपर है. तो उधर वो लोग ऐसा लाइक आफ्टर टैक्स ना, वो टैक्स लेवल डेप एक ही लाइन में रहेगा तो ज्यादा बेटर दिखता है, ऐसा सर ने मेरे को बताया था. सो आई थिंक वी शुड बी गोइंग विद दैट. लेकिन उस टाइम इस कैलकुलेशन के टाइम पे ना फिर हमको बहुत ज्यादा स्मार्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ना क्या है, हमको फिर टैक्स का कैलकुलेशन नीचे करना है. हम मतलब वर्किंग नोट्स में करना है. कैसे भी करके हम टैक्स का कैलकुलेशन उधर ही नहीं कर सकते, जैसा हम यूजुअली कर देते वैसा नहीं कर सकते. तो मैंने यहाँ पे पहले ही सबसे पहले वो कर देता हूँ, वर्किंग नोट्स. पहला टैक्स का कैलकुलेशन में सबसे पहले टैक्स ही लिख देता हूँ, चाहे जो हो जाए, है ना. 1 2 3. अब जो होगा देखा जाएगा. कैश फ्लोज कितना है सबसे पहले तो. सबसे पहले बेसिक बेसिक चीजें डाल देते हैं. मैं बोलता हूँ ना, 2,20,000. जितनी हमको आती है सबसे पहले उतनी चीजें डाल देते हैं. इन्वेस्टमेंट हमने कुछ तो की है, कितनी की है, 4,50,000. अमाउंट मशीन परचेज
माइनस 4,50,000, यहाँ पे 70% मैं पहले ही साल में लिख दूंगा, तो वो आता है फर्स्ट ईयर में। तो देखो मुझे अभी ना इस चीज को इधर लिखना चाहिए था, नेगेटिव टैक्स अलाउबल डेट, मतलब वो डेप्रिसिएशन, लेकिन मुझे मैं मतलब मेरे 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 प्रोफेसर ने मेरे को नहीं मना किया है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा यहाँ पे, फॉर माई टैक्स कैलकुलेशन इन द वर्किंग नोट्स, क्योंकि मुझे टैक्स की अमाउंट बराबर ही दिखानी है। आई हैव टू शो माई टैक्स का अमाउंट एक्यूरेट ओनली, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि उन्होंने बोला है कि टैक्स का कैलकुलेशन अलग से ही दिखाना चाहिए, टैक्स का कैलकुलेशन उधर नहीं चलेगा, मतलब जैसा मैं करता हूँ ना यहाँ पे, इधर इधर वैसा नहीं चलेगा, सर ने बोला था, तो बस वही है। अभी कितना बचता है ये करने के बाद? तो मुझे इक्वली इक्वली बांटना है ना बाकी के सालों में, तो 15% डिवाइड बाई 2, इतना बचा, 15%, इतना बचा, तो बचा ही जीरो है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो अभी यहाँ पे नेगेटिव 1000, नेगेटिव ये, ठीक है, ये हो गया। अब ना देयर इज वन वियर्ड थिंग, वियर्ड एज थिंग दे डू, पता नहीं क्यों, मैं बताता हूँ क्या। पता नहीं यार, हमें एक्चुअली प्रॉफिट लिखने का मन कर रहा है। दिस इज वियर्ड एज थिंग दैट दे डू, वो ना टैक्स के रिफंड को ही यहाँ पे दिखा देते हैं, मतलब ऐसा नेगेटिव में। टैक्स का रेट कितना है? 30%। अरे ये क्या आ गया भाई, टैक्स का रेट कितना है? 30%, तो ये 30%, बट दिस इज पेबल इन अरियर्स क्या? नहीं, 30% पेबल इन द सेम ईयर, ठीक है। तो वो लोग ना इसको ऐसे मतलब एज अ रिफंड ही इन द करंट ईयर दिखा देते हैं, rather देन सेटिंग इट ऑफ इन द नेक्स्ट ईयर। तो ठीक है, दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट, वी विल आल्सो डू द सेम वे। ये इसको ऐसे दिखा दिया। अभी आगे यहाँ पे टीएडी तो दिखाना ही है, अगेन टैक्स लायबल डेट अभी हमको यहाँ पे दिखाना है, तो वो अभी हम कैसे कैसे दिखाएंगे? टीएडी यहाँ पे दिखाएंगे, इंटू 0.3, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। अभी ये हमारा टैक्स लायबल डेप्थ है, जो हमारा पॉजिटिव में ही रहेगा, और हमको यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है ना? दिस इज अवर टैक्स लायबल डेप्थ, ये हमने यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव में। अब आगे ये भी हो गया, अच्छा ठीक है, मुझे सबसे पहले देख लो क्या क्या चीजें हो गई हैं। 4,50,000 हो गया, ये भी हो गया, स्क्रैप लैक स्क्रैप कुछ है नहीं, और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है। ठीक है, वी सपोर्टेड बाय डेट फाइनेंस कितना है और इक्विटी फाइनेंस कितना है वो हमको दिया गया है, बट दैट इज ओके, दैट इज इररिलेवेंट। एक मिनट रुक जाओ, दैट इज इररिलेवेंट, दैट इज ट्रू, लेकिन मैंने ये 4,50,000, देखो ये जो मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ ना पूरे के पूरे, ये अभी मैं इक्विटी के लिए कर रहा हूँ। लाइक मैं नीचे केई से मल्टीप्लाई करूंगा ना उसको, केई से उसको डिस्काउंट करूंगा, तो मुझे यहाँ पे 4,85,000 मतलब लिखना चाहिए, या मुझे यहाँ पे इसका 60% लिखना चाहिए, इक्विटी से जो फाइनेंस किया है वो, मैं उसमें वो सोच रहा हूँ। एक बार खाली मैं वो चेक कर लेता हूँ जरा। नहीं, उन्होंने 4,85,000 लिखा हुआ है, ठीक है, तो वीआई लिखना है, दैट्स द ओनली थिंग वी चेक। अभी इसके आगे कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं। नाउ वी विल कम डाउन टू, ये भी हो गया, तो क्या चाहिए यहाँ पे, मैं टोटल लिख देता हूँ सबसे पहले, कैश फ्लोज, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। हाँ, अब मुझे यहाँ पे चाहिए डिस्काउंट फैक्टर, वो मैंने अभी तक निकाला नहीं है, जो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज एनपीवी
बेसिक एनपीवी, बेस बेस होता है, बेसिक नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं। बेस एनपीवी, तो उससे कैलकुलेशन में क्या क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो आई हैव टू यूज द कैपम फॉर्मूला। फर्स्टली वी नीड टू यूज द कैपम फॉर्मूला टू फाइंड आउट आवर डिस्काउंट रेट। तो कैपम फॉर्मूला स्टेट्स के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा एसेट आर एम माइनस आर एफ आर एम आर एम माइनस आर एफ बीटा एसेट यहाँ पे इज इक्वल टू आर एफ प्लस ब्रैकेट ओपन बीटा एसेट इनटू दिस इज माय के ई। वो हमको फाइंड आउट करना है अभी। ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं ना। डी गियरिंग फाइंड आउट आवर एसेट बीटा। तो बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट इंटू वन माइनस टी। ठीक है ना? अभी वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, वैल्यू ऑफ डेट वन माइनस टी कितना है, बीटा इक्विटी कितना है। मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करते जाने हैं जो मुझे मेरा बीटा एसेट दे देगा। तो मैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करके ही रख देता हूँ। ठीक है ना? बी अभी सारे फिगर्स सबसे पहले जो मुझे कौन कौन से मेरे पास अवेलेबल है ये देखो। रिस्क फ्री रेट 10%, एवरेज मार्केट पोर्टफोलियो ये तो 10%। ये है आर एम माइनस आर एफ। भी आर एम मेरा कितना है, 15% का है अभी। अभी मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करना है। तो मुझे प्लास्टिक, तो मैं कौन सा हूँ, मैं देखो मैं फूड मैन्युफैक्चरिंग में हूँ। मेरे को प्लास्टिक का यूज करना पड़ेगा फॉर डी गियरिंग। मैं सबसे पहले प्लास्टिक का यूज करता था, मतलब प्रॉक्सी कंपनी का, और फिर मैं री गियर करता था। लेकिन अब बिकॉज मुझे यहाँ पे एडजस्टेड एनपी करना है, मुझे बस वो री गियरिंग का स्टेप नहीं करना है, मुझे सिर्फ पहले स्टेप करके छोड़ देना है, एसिड बीटा मेरे को छोड़ देना है। बिकॉज एसिड बीटा रिप्रेजेंट्स ओनली इक्विटी, एंड बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ओनली इक्विटी and my base NPV also only represents only इक्विटी। बेस एनपीवी के लिए सिर्फ इक्विटी की जरूरत होती है बस। ठीक है ना? चलो, अब वी कैन मूव अहेड विद दिस। वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें मुझे कितनी मिलती है, 5। वैल्यू ऑफ डेट मुझे यहाँ पे कितना मिलता है, 1 इंटू 1 माइनस 0.3। क्या है ना ये कॉर्पोरेशन टैक्स। हाँ, मीटा इक्विटी मुझे दी गई है प्लास्टिक कंपनी की, 1.368। सो अब मुझे क्या करना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय ब्रैकेट ओपन वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट ब्रैकेट क्लोज, जो भी मुझे यहाँ पे मिलता है, इनटू बीटा इक्विटी हो गया 1.2 मेरा बीटा एसेट। तो देखो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली के ई आ जाता है 16% का। अब मुझे यहाँ पे के ई आ गया 16% का। अम, अब मैं यहाँ पे उसको इसको खाली यूज करूंगा। अब मैं 16% को यूज कैसे करूंगा, मुझे यहाँ पे दिया गया रहेगा 16% का आ गया, 16%, 16%, 0.682, 0.862, सॉरी 0.862। अच्छा, ये मैं एनवीटी में हूँ। 0.862, 0.743, 0.641। तो यहाँ तक मैं आ जाता हूँ, मुझे बेस एनपी में मिलता है 1,14,854। तो वैसे तो एक्चुअली आंसर के बीच में चेक नहीं करना चाहिए, बट मैं एक बार बेस एनपी तक सही आया कि नहीं जरा एक बार चेक कर लेता हूँ। नो, वाई 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 वाई, एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा गलत है। वाई,
यार ये ना। हम्म। नहीं, ये थोड़ा गलत आ रहा है। अच्छा, व्हाट इफ मैं एक काम कर लेता हूँ। व्हाट इफ मैं सर का ना सुन के मैं मेरे बेसिक मेथड से करता हूँ, जो मुझे पता है। मैं अगर वैसे करूँ तो एक बार मैं वो ट्राई करके देख लेता हूँ। टीएडी, यहाँ पे टीएडी, यहाँ पर भी टीएडी। दिस इज इसका 30%, मुझे ये पता है। दिस इज नेगेटिव ऑफ दिस। सो मेरा टैक्स लायबल डेट कितना आता है? 3,15,000, 7,500 एंड 6,500, ये आ रहा है मुझे फिलहाल के लिए। तो क्या देन आई रीच टू अ गुड कंक्लूजन? हाँ सी, देखो यहाँ पे गलती हो गई, देखो, क्योंकि अभी बिकॉज हमने अगर ये वर्किंग को डिस अप्रूव कर दिया, तो क्योंकि देखो ये वर्किंग में से नहीं हो रही है जो सर ने मेरे को बताई थी मेरे करने के लिए। मेरे को ये वाला मेथड ज्यादा अच्छे से जम रहा है। टीएडी ऊपर लिखो, टीएडी नीचे लिखो पॉजिटिव में, वो वाला मेथड अब मेरे को जम रहा है, तो मैं उसी मेथड के साथ आगे जाऊंगा। तो ये देखो यहाँ पे ना, बिकॉज अभी ये वाली वर्किंग हमारी डिसअप्रूव हो गई। ये देखो यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस टैक्स के लिंक दूंगा मैं इंटू 0.3। तो ये आ गया +28, बिकॉज ये एक रिफंड की तरह वो लोग ट्रीट कर रहे हैं नॉर्मली एएफएम में इन जनरल। तो ये देखो यहाँ पे टैक्स पॉजिटिव, बिकॉज टैक्सेबल प्रॉफिट्स वाज नेगेटिव, तो ये टैक्स पॉजिटिव आ गया। टैक्सेबल प्रॉफिट्स आर इन पॉजिटिव, तो फिर टैक्स नेगेटिव में आ गया। सो वी गेट अवर बेस एनपीवी एज 5,369। आई थिंक दैट वाज अ न्यू मेथड फॉर मी एज वेल, तो मुझे शायद वो ट्राई नहीं करना चाहिए था। मेरे को बेसिकली ये मेरा मेथड है, मतलब कि टीएडी ऊपर लिख दो, टीएडी नीचे लिख दो, ऐसा जो मैं यूज करता हूँ यूजुअली वैसा। अभी ठीक है, लेट्स मूव अहेड देन। तो हमारा इतना पार्ट हो गया है क्वेश्चन का, बेसिकली बेस एनपीवी तक हम बिल्कुल सही है। अब हमको निकालना है एडजस्टेड एनपीवी। अभी एडजस्टेड एनपीवी निकालने के लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट वी रिक्वायर? ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर कैलकुलेटिंग एडजस्टेड एनपीवी वी रिक्वायर बेस एनपीवी, जो हमारे पास है अमाउंट। नेक्स्ट वी रिक्वायर इज इशू कॉस्ट, विच इज ऑफ इक्विटी एंड डेट। तो अभी एक काम करते हैं, इक्विटी और डेट, लास्ट टाइम हमने ना देखो डेट को ऐसे दिखाया था, लाइक सेपरेट सेपरेट दिखाया था कहीं पे, तो कहाँ गया वो? ऐसे ऐसे दिखाया था, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। हमको एक्चुअली डेट का नेट इफेक्ट दिखाना है, तो इस बार भी हम लोग नेट का, मतलब वो डेट का नेट इफेक्ट दिखा देंगे। नेक्स्ट इज वो सब्सिडाइज लोन की चीज ना, इंटरेस्ट अर्नड, नहीं, इंटरेस्ट saved on subsidized loan, because of subsidized loan, because of subsidized loan, tax relief on cheap loan या subsidized loan, जो भी। तो ये है। इसके आगे कुछ चीज आती है क्या? लास्ट टाइम क्या क्या आया था ये? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड आई थी। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड, वो इंटरेस्ट पे पेमेंट्स की वजह से, राइट, तो वो एक और चीज आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड,
ठीक है, तो अभी एक एक करके चार स्टार्ट करते हैं। इशू कॉस्ट, अभी इशू कॉस्ट सबसे पहले इक्विटी का मैं निकाल देता हूँ, वो सबसे बेसिक रहता है, इजी रहता है। तो वो सबसे पहले कर लेते हैं, है ना। या फिर इक्विटी का, हाँ, इशू कॉस्ट विल बी 5% ऑफ फंड रेज्ड फॉर इक्विटी बैलेंस प्लेसिंग 2% फॉर बैंक लोन। तो अभी देखो इक्विटी के लिए कितना था, 40% हम फाइनेंस कर रहे थे। देखो हमारा सबसे पहले तो था 4,50,000 का। हम 40% डेट कर रहे थे, 60% इक्विटी कर रहे थे। तो 60% ऑफ इक्विटी कितना आता है, 2,70,000। तो 2,70,000 आता है इक्विटी का। और अभी ये हमारा कितना है, इशू कॉस्ट विल बी 5% फंड रेज टू इक्विटी। तो अगर 5% है तो मतलब ये 95 हो गया, ये 5% और इधर 100। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट इतने का हमारा इक्विटी इशू कॉस्ट। दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग, तो ये हो गया। अभी आता है डेट की चीज। अभी देखो डेट के केस में क्या हो गया, डेट 95 का नहीं था, डेट 98 है, बिकॉज 2% है। तो 98 पर यहाँ पे दो। अभी डेट में भी, तो अभी कितना है डेट बेसिकली, 4,50,000। ये डेट है 1,80,000 का, लेकिन उसमें से 90,000 सब्सिडाइज्ड लोन है, जिसके ऊपर अलग कैलकुलेशन बनती है। ये इशू कॉस्ट की कैलकुलेशन नहीं बनती। सब्सिडाइज लोन पे कभी भी इशू कॉस्ट नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली वो सब्सिडाइज्ड है। 90,000 जो बाकी का है, या 1,80,000 माइनस 90,000 जो बाकी का है, दैट इज बैंक लोन। अभी इसके ऊपर है है ना। तो कितने का है वो, 98 है, तो 2% बनता है 1,836। दिस इज द इशू कॉस्ट ऑफ बैंक लोन। अभी मेरे को इसका कुछ तो करना रहता है, इशू कॉस्ट ऑफ बैंक लोन। इसका मुझे कुछ तो करना है। क्या करना है इसका मुझे, टैक्स का इफेक्ट माइनस करना रहता है ना शायद। हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टैक्स का इफेक्ट ही माइनस करते हैं, या प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं इस चीज को। डेट इशू कॉस्ट आर अलाउेबल फॉर, कहा नहीं, देखो देखो, डेट इशू कॉस्ट आर अलाउेबल फॉर कॉर्पोरेशन टैक्स। तो इसमें से कॉर्पोरेशन टैक्स का अपन माइनस करते हैं। तो 30% कॉर्पोरेशन टैक्स माइनस होगा। तो दिस विल बी द फिगर जो मेरी नेट इफेक्ट की फिगर आएगी, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आई थिंक यही फिगर को मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए, टैक्स करके, है ना। हम्म। उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स भी था आई थिंक। जब ये टैक्स डिलेड होता है ना, तो इसका जो 1 ईयर में होगा ना, लाइक सपोज अब अभी ये तो करंट ईयर का ही है, मतलब T0 का ही है टैक्स, बिकॉज टैक्स इज पेबल इन द करंट ईयर ना। एंड डेट इशू तो करंट ईयर में ही हो रहा है, तो इसलिए ये 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। बट अगर ये डिलेड होगा ना, तो मुझे सर लगता है कि इसको हमें प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है टैक्स को। अब उसका सम शायद एग्जाम में बेटर एक्सप्लेन होगा, अगर किसी एग्जाम्पल के थ्रू आ गया तो उसी टाइम पे करते हैं। अभी तो ऐसे ऐसे ही रखते हैं। तो आई थिंक इतना हो गया, इतना हो गया। ठीक है। अब आगे, आगे 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 आगे, डेट बैंक लोन भी हो गया, अब सीधा सब्सिडाइज लोन पे आ जाते हैं। नो बट वेट अ सेकेंड, ये जो है, द रेस्ट ऑफ द डेट प्रोवाइडेड बाय द बैंक एट रेट्स नॉर्मल इंटरेस्ट रेट, द बैंक वुड बी रीपेड इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ये अपना बाकी रह गया। हमको इस बैंक लोन को 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे बैक भी तो करना है ना। सो नाउ ऐसा लिख देंगे, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। अभी वी हैव टू रीपे दिस लोन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। तो ऐसे ओपनिंग बनेगी, ओपनिंग
इंटरेस्ट रीपेमेंट क्लोजिंग। चलो, यहाँ पे मेरा थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि मुझे रीपेमेंट फिगर कैलकुलेट करना नहीं आता, तो मुझे बस वो देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। ठीक है। ओपनिंग कितना होना चाहिए? मैं जो बैंक में इनकर किया है वही होना चाहिए, तो ये प्लस ये 91,836 इंटरेस्ट। अभी व्हाट इज माय बैंक इंटरेस्ट कितना है? कहीं पे तो दिया होगा यार बैंक इंटरेस्ट। सब्सिडाइज 3% है। बैंक इंटरेस्ट कहाँ पे? The rest of the debt would be provided by the bank at Blade's normal interest rate. At Blade's normal interest rate. Is it 10% only? क्योंकि रिस्क फ्री रेट अगर 10, क्योंकि मुझे और कोई परसेंटेज यहाँ पे मिल नहीं रहा है ना? 10% मोस्टली होना चाहिए, चेक कर लेंगे अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। 10% पे ले रहा हूँ मैं। रीपेमेंट अब वो मुझे नहीं पता, रीपेमेंट में कैसे करूंगा, ये चेक करना पड़ेगा। यही कहाँ है अरे सॉरी, ये कॉपी पेस्ट करना चाहिए था ना मेरे को। ये कॉपी पेस्ट किया मैंने। अब मुझे रीपे करना है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। और तो बस बस बेसिकली मैं इतना वरिड क्यों पता है, बिकॉज ना ये जो फिगर है ना, ये बहुत ही क्लोज आनी चाहिए, लाइक 3250 इतनी क्लोज आनी चाहिए। तो मुझे मेरा फिगर ऐसा सिलेक्ट करना है कि जिससे मेरी ये वाली फिगर मतलब क्लोज ऑफ हो जाए, ऐसा। तो मैं वो फिगर कैसे निकालूं, मैं बस वही सोच रहा हूँ। मुझे हाउ विल आई रीच हियर, हाउ विल आई गेट द रीपेमेंट का अमाउंट? रीपेमेंट इज इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। रिवर्स कैलकुलेशन करना होगा तो, कि देख, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, बराबर है, बराबर है। किसके इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है? मेरे इस वैल्यू के। तो मैं अब तक सोच रहा था कि मुझे डिवाइड बाय 3 करना है, तो मैं वो करके हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, आंसर क्लोज नहीं पहुंच रहा है आई थिंक। क्योंकि देखो ये इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, राइट? बिकॉज इट इज इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, आई फील कि वी कैन यूज द, कि वी कैन एक्चुअली यूज द दिस, व्हाट वी कॉल एन्युटी। एन्युटी हम फैक्टर यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास इंटरेस्ट परसेंटेज है विच इज 10%, बराबर है। अगर हम 10% का, अगर हम 10% का एन्युटी फैक्टर लेके चले आगे, इंटरेस्ट, हाँ। अभी ये कितने कितने सालों के लिए? ये 3%, 3 सालों के लिए है। 2.4827, 2.4827, 2.4827। अरे अरे, नहीं सॉरी, 2.487 है, 2.487। ये आती है फिगर, लेट्स, आई थिंक होना चाहिए अभी। ओके, 7.27, सो वी आर क्लोज। 7.27 तक वी हैव रीच्ड, so दैट मीन्स वी हैव कम टू दैट मार्क। चलो नाइस, हम लोग इतने क्लोज तो आ गए। आंसर मोस्टली सेफ होना चाहिए। तो हमको हमारी टोटल इंटरेस्ट जो मिल जाती है ना, वो हमको मिलती है 18,950। अभी इसको, हमारा टैक्स क्या है, हमारा टैक्स रेट, हमारा टैक्स क्या बोलते हैं वो, सॉरी, हाँ वही टैक्स पेबल इन करंट ईयर है कि इन अरियर्स है? करंट ईयर है। अगर पेबल इन करंट ईयर है
हम्म। नहीं नहीं, मुझे सबसे पहले इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा शायद। हाँ, मुझे सबसे पहले इस चीज को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा भाई। ये मैं गलती नहीं कर सकता। मुझे अगर इस चीज को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है तो मैं कैसे लेके आऊंगा? इंटरेस्ट 10% ना, 10%, 0.909, 0.909, 0.826, 0.751। टैक्स 0.3। तो आई थिंक ये वाली चीज अब मैच हो जानी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज माई टैक्स रिलीफ। तो दिस इज माई टैक्स रिलीफ दैट आई हैव गेन्ड एक्चुअली। तो टैक्स रिलीफ नहीं, टैक्स शील्ड है ना, ये टैक्स शील्ड है, इसका नाम टैक्स शील्ड है एक्चुअली। टैक्स शील्ड। तो ये रही मेरी टैक्स शील्ड, जो मेरा इतना मेरा टैक्स बच गया बेसिकली, है ना। इतने का मेरा टैक्स बच गया अभी, विच इज गुड। आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा कैलकुलेशन है चीप लोन का। चीप लोन या सब्सिडाइज लोन, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पर्टिकुलर्स, नॉर्मल लोन, चीप लोन, डिफरेंस, ये हम निकालते रहते हैं। अरे यार, इतना क्यों है ये पेनफुल फॉर द फकिंग। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, दिक्कत बस वो है पेपर के टाइम पे, बाकी तो कुछ नहीं। अभी अमाउंट, हमारी अमाउंट कितनी है? 90,000 है, मुझे अभी वो याद हो गई है। डिफरेंस तो जीरो ही है। अभी देखो, नॉर्मल लोन 10% का मिल रहा था, चीप लोन 3% का मिल रहा है ना। कहाँ गया वो? 3% का मिल रहा है। रीपेबल जाए दो, वो भी रीपेबल 3, अच्छा ठीक है, वो जाए दो अभी। इंटरेस्ट करंट ईयर के लिए कितना है? कितना है? 9,000। ये डिफरेंस। अब मुझे एन्युटी फैक्टर लगाना है। अब मुझे एन्युटी फैक्टर लगाना है, मैं डिफरेंस पे सीधा लगा सकता हूँ वैसे तो, है ना। मैं सीधा सीधा डिफरेंस पे ही लगा देता हूँ। एन्युटी फैक्टर कितने का आता है? एन्युटी फैक्टर का डिफरेंस 10% ही मेरे को यूज करके चलना है वे वे बाय द वे, क्योंकि जो मैं नॉर्मल रहता है ना, मुझे वही यूज करना रहता है। 2.487, 2.487, 2.487, इसका मल्टीपल है। ठीक है, ये मुझे मिला है। और ना, ये मैं सिर्फ इंटरेस्ट के लिए करता हूँ। बाय द वे, मैं ना हमेशा से ये बताता हूँ कि मुझे इंटरेस्ट और टैक्स दोनों के लिए हमेशा अलग अलग ही करना चाहिए। द द रीजन बीइंग कि ना, कई बार ना जब टैक्स डिलेड हो जाता है ना, तो एक सम हम सब ने किया था, जहाँ पे हमने एग्जाम किट में ही, जहाँ पे डिलेड आ गया था, तो मैंने क्या किया था, मैंने दोनों के लिए एन्युटी फैक्टर 2.487, 2.487 ले लिया था। बट वैसा नहीं है ना, डिलेड में वैसा नहीं चलता। इसलिए मैं जस्ट टू बी केयरफुल, मैं दोनों का, भले ही अभी के टाइम पे एन्युटी फैक्टर सेम है, 2.487, 2.487, मैं फिर भी दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन ही करता हूँ। तो मेरा टैक्स कितना आता है लेकिन, अभी देखो मेरा टैक्स कितना आता है दोनों पे। कितना आता है 30% का? 2.487, 2.487, चल भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी देखो, इतना टैक्स रिलीफ मैंने लॉस्ट कर दिया, और इतना इंटरेस्ट मैंने बचा लिया, चीप लोन लेके मैंने इतना इंटरेस्ट बचा लिया।
तो इसको मैं लिखूंगा इंटरेस्ट सेव्ड ऑन सब्सिडाइज लोन 15,000 पॉजिटिव विच इज गुड, एंड इतना टैक्स रिलीफ ऑन चीप लोन विच इज 4,700। तो मुझे फिलहाल एडजस्टेड एनपीवी आ रहा है 5689। एक बार चेक कर लेते हैं 5689 बराबर है कि नहीं। एडजस्टेड एपीवी 7,770। चेक करते हैं अभी क्या गलत गया। एंड ये तो बराबर है, बेस एनपीवी 5370 5369 बराबर है, इक्विटी भी बराबर है, डेट भी बिल्कुल सही है। वैल्यू ऑफ सब्सिडाइज्ड, वैल्यू ऑफ सब्सिडी देखो 10968। तो आई थिंक ये इन्होंने ना मतलब सम करके लिखा रहेगा। 10968 10967 बराबर है, तो ये भी सही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड रॉन्ग चली गई यार, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड कैसे रॉन्ग चली गई। 68,000 तो उन्होंने लिखा है 6863, मैंने लिखी है 4849। अच्छा एक काम करते देखो, डू यू थिंक इसको प्रेजेंट वैल्यू पे करना गलती थी। ये मैं कर रहा था ना, मेरे को थोड़ा बहुत गलत लग तो रहा था वैसे प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन, बट मुझे लगा था कि ये उसके फॉर्मेट में था, इसलिए मैंने इस चीज को डाल दिया था। लेफ्ट में ले लेता हूँ एक बार, मैं टैक्स का कैलकुलेशन फिर से कर लेता हूँ। 0.3, कंट्रोल C, कंट्रोल V, 5685 में मैं पहुंचता हूँ फिर। नहीं नहीं, फिर भी गलत ही है। चेक कर लेते हैं अभी टैक्स शील्ड हम हमारी गलत गई है तो क्या गलत गई है। देखो हमारा ये फैक्टर बिल्कुल सही है, 436,927, 36,927, तो ये वाली चीज बिल्कुल सही है। ये वाली चीज बिल्कुल, तो यहाँ तक सब सही है। इसके बाद उन्होंने कुछ तो किया है, टैक्स रिलीफ 30% ऑन इंटरेस्ट। हाँ, सो दे हैव एडेड 2,700 समथिंग। ओ, सी व्हाट दे हैव डन, आई थिंक ये चीप लोन का इन्होंने ऐड किया है ना। दे हैव एडेड दिस चीप लोन का 2,700 इन देयर कैलकुलेशन। प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट सी मैं वो ना, उनके फॉर्मेट में ना वो प्रेजेंट वैल्यू था, तो वो प्रेजेंट वैल्यू तो है ही, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक और चीज ऐड अप कर दी है। वो ऐड उन्होंने क्या किया है, वो उन्होंने ऐड किया है हमारा चीप लोन जो हमको आ रहा है ना, वो वाला 2,700 ये उन्होंने ऐड किया हुआ है। तो दिस वाज समथिंग न्यू फॉर मी। तो दिस विल बी अवर टोटल इंटरेस्ट नाउ, ठीक है ना। ये ये एंड इसके ऊपर अभी हमारा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगा टोटल इंटरेस्ट पे, rather देन बीइंग ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओनली द फर्स्ट इंटरेस्ट, इट विल बी ऑन द टोटल इंटरेस्ट। 68,662, नाउ अवर आंसर मैचेस 7,703। तो वो मेरे लिए नया नया था कि ये सही कि ये नीचे का जो चीप लोन है उसको भी एडअप करना रहता है, ये मुझे पता नहीं था। इनके फॉर्मेट में ये चीज थी नहीं ना, आई थिंक थी। चेक कर लेते जरा। ये देखो इनके फॉर्मेट में ये चीज नहीं थी, इसलिए आई थिंक हमारा वो सही नहीं आया। इंटरेस्ट टैक्स इन्होंने सिर्फ वो डायरेक्टली इंटरेस्ट जो जो यहाँ पे है वही डाल दिया था, क्योंकि तब तक वो कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था चीप लोन का। चीप लोन का उसके बाद आया, TYU 2 के बाद आया चीप चीप लोन का कॉन्सेप्ट। इसके लिए ये लोग ने इस फॉर्मेट में वो डाला नहीं, बट नाउ दैट वी नो वो चीप लोन भी इसके अंदर एडअप हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज TYU 3। अभी इसके आगे जो भी है दिस इज ऑल थियोरी जो हमारे एग्जाम किट में आने वाला है। सो अगेन आई एम गोइंग टू डू इट फ्रॉम द एग्जाम किट डायरेक्टली। थैंक यू।